गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव से हूँ। मैं हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग एंड पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के MSc 4 सेमेस्टर की ज्योग्राफी का विषय है अर्बन ज्योग्राफी। पेपर नंबर 16, इसका इकाई नंबर 3 में चैप्टर है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस इन अर्बन डेवलपमेंट। यह इस पे आप लोगों को व्याख्यान शेयर करना चाहता हूँ। नगरीय विकास में अपकेंद्रीय एवं विकेंद्रीय शक्तियों का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में जब नगर चार दीवार से घिरे होते थे, उनके वायु विस्तार और कार्यात्मक स्थानांतरण की संभावनाएं बहुत सीमित हुआ करती थी, किंतु आधुनिक नगर जीवों की भांति एक गतिशील तथ्य है जिसमें कालांतर विकास का विस्तार होते रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय आकार की और उसके स्वरूप में परिवर्तन की प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। प्रारंभ में नगर का विस्तार प्रायः सीमित होता रहता था। कालांतर में नगर का विकास होना शुरू हुआ, खासतौर पर औद्योगिक क्रांति के बाद, और जिससे नगर का विस्तार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में होने लगा। नगरीय विकास की जो प्रक्रिया में जो परिवर्तन दो रूप में पाया जाता है। एक होता है नगर के केंद्रीय भाग में भूमि के अभाव और ये कारणों से कारखानों, भंडार गृहों, थोक व्यापार प्रतिष्ठानों, सड़क, रेलवे स्टेशन, आवासीय क्रियाएं का स्थानांतरण धीरे धीरे नगर के परिधि की ओर होने लगता है। दूसरा होता है नगर का केंद्रीय भाग का कार्यात्मक महत्व सुरक्षित करने के लिए नगर है हमेशा प्रयत्नशील रहता है। केंद्रीय भाग अभ्यागमता सर्वाधिक होती है। नगरीय विकास की उपयुक्त दोनों प्रक्रियाएं सतत रूप से चलती रहती हैं। नगरीय विकास को संतुलित नगरीय विकास को संतुलित रखती है। नगरीय विकास में संलग्न अपकेंद्रीय शक्तियां और अभिकेंद्रीय शक्तियां, उसको दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। अपकेंद्रीय शक्तियां विभिन्न कार्यों को नगर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं, जिससे नगर का क्षैतिज क्षेत्रीय विस्तार होता है। इसके विपरीत अपकेंद्रीय शक्तियां नगर के केंद्रीय भागों में कार्य के संकेंद्रण हेतु क्रियाशील होती है और नगर का ऊर्ध्वाधर विस्तार करती रहती हैं। यहाँ पर जो नगर की दो शक्तियां हैं, उसमें अपकेंद्रीय शक्तियां के बारे में हम चर्चा करेंगे। नगर के केंद्रीय भाग से बाहरी भागों की ओर कार्यों के स्थानांतरण में क्रियाशीलता शक्ति की अपकेंद्रीय शक्ति के नाम से जानते हैं। सामान्यतः सभी नगरीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से 3 मंडल पाए जाते हैं। एक होता है केंद्रीय मंडल कहेंगे, मध्यवर्ती मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल तो ये नगरीय कार्य पूर्णतः स्थिर नहीं होते, बल्कि नगर का एक मंडल दूसरे मंडल के एक भाग से दूसरे भाग स्थानांतरित होते रहता है। अब देखते हैं अपकेंद्रीय शक्तियों को प्रभावित करने वाली दशाएं। नगर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर स्थानांतरण की क्रियाशील अपकेंद्रीय शक्तियां जिन दशाओं से बल मिलता है या उसको गतिशील प्रभावित होते हैं, उसको 2 श्रेणियों में रखते हैं। एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की निर्मूलक दशाएं, जिसको कहेंगे अपरूटिंग कंडीशंस इन द सेंट्रल जोन, और दूसरा होता है बाह्य या परिधीय क्षेत्र की आकर्षक दशाएं, अट्रैक्टिव कंडीशंस ऑफ आउटर जोन। केंद्रीय क्षेत्र की निर्मूलक दशाएं, इसके अंतर्गत वे दशाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कार्यों को केंद्रीय भाग में, नगर के कार्यों को केंद्रीय भाग में स्थानांतरित होने के लिए इससे बाहर की ओर करने के लिए बाध्य करती हैं।
केंद्रीय भाग की निर्मूलक दशाओं में मुख्यतः भूमि तथा संपत्ति के बढ़ते मूल्य, यातायात प्रवाह में अधिक भीड़ भाड़, विस्तृत भूमि का भाव, केंद्रीय भाग के प्रतिकूल आवासीय दशाएं और विविध जो या विधिक सामाजिक प्रतिबंध उस लेते हैं। भूमि तथा संपत्ति के बढ़ते मूल्य देखते हैं। पहले सभी दिशाओं से पहुंच की सुविधा और सर्वाधिक अभिगम्यता के कारण व्यावसायिक दृष्टि से नगर का केंद्रीय भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। नगर के विकास के साथ साथ केंद्रीय भाग में भूमि की मांग बढ़ती जाती है, जिसके कारण इसके मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण आवश्यकता अनुसार भूमि प्राप्त कर पाना यहाँ सामान्य जन के लिए असंभव होता है। कुछ कारखाने, वस्तुओं के भंडारण के लिए भंडारगृह, इसके लिए सस्ती भूमि की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे कार्यों के लिए नगर के केंद्रीय भाग की ओर बाहर की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है। दूसरा होता है यातायात प्रवाह में अधिक भीड़ भाड़। हम लोग जानते हैं नगर के केंद्रीय भाग में ग्राहकों की अधिक गतिशीलता होती है और यातायात का प्रवाह जो होता है बहुत भीड़ भाड़ युक्त वाला होता है और इस भाग में पैदल ही चला जा सकता है। भीड़ भाड़ के कारण यहाँ तक भारी वाहनों, कारों का पहुँचना कठिन हो जाता है। इस कारण से केंद्रीय भाग में वस्तुओं की जो पहुँचने की लागत बढ़ जाती है। इसके कारण भी बाहर की ओर नगर का विस्तार होने लगता है। तीसरा होता है विस्तृत भूमि का अभाव। नगर के केंद्रीय भाग में भूमि सीमित और महंगी होती है। जिन कार्यों के लिए विस्तृत और सस्ती भूमि की आवश्यकता होती है, जैसे कारखानों, भंडारगृहों, स्टेशन, गैस पूर्ति, डेयरी, इसके लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता। चौथा देखेंगे केंद्रीय भाग में प्रतिकूल आवासीय दशाएं। ऊंचे भवनों, सकरी गलियों के कारण केंद्रीय भाग में स्थित अधिकांश भवनों में सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ वायु प्रायः नहीं पहुंच पाता और मानव स्वास्थ्य के लिए जो कि पर्यावरण के जो शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके कारण भी उच्च आय वर्ग के लोग या जो सक्षम होते हैं बाहर की ओर स्थानांतरित होते हैं। पांचवा होता है विधिक या विविध सामाजिक प्रतिबंध। नगर के कुछ विधिक प्रतिबंध वंशानुगत, रीतिरिवाज, विशिष्ट क्षेत्रों में सामाजिक महत्व ह्रास के आदि के कारण से कुछ कार्यों को व्यावसायिक केंद्रीय भाग में स्थापना वर्जित होता है। उदाहरण के लिए ज्वलनशील पदार्थों संबद्ध कार्यों, ईंधन, गैस आपूर्ति, पेट्रोल, धुआं, पंप, ये सब यहाँ पर स्थापित नहीं हो सकता है, बाहर की ओर स्थापित हो सकता है। इसलिए भी ये बल काम करता है। अब दूसरा देखते हैं वो शक्तियाँ जो कि नगर को बाहर की ओर अट्रैक्ट करती है। इसको हम दूसरे श्रेणी में रखते हैं बाह्य क्षेत्र की आकर्षण दशाएं। तो इसमें आता है सस्ती और विस्तृत, जो बाहर के क्षेत्र में सस्ती और विस्तृत भूमि की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा, आकर्षण स्थलों की उपलब्धि और स्वच्छ और शांत वातावरण, अविधिक प्रतिबंधों की कमी, ये कुछ पॉइंट है जो कि नगर को बाहर की ओर फैलने के लिए बाध्य करती है। बाहरी क्षेत्र में, नगर के बाहरी क्षेत्र में विविध कार्यों में जनसंख्या को आकर्षित करने वाले जो तत्व हैं, इसमें पहला हम देखते हैं सस्ती और विस्तृत भूमि की उपलब्धता। नगर के बाह्य क्षेत्र में सस्ती और विस्तृत भूमि की उपलब्ध होता है और जिन फर्मों के लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है वो बाहर की ओर उपलब्ध होता है, जैसे कारखानों बनाना, भंडारगृह, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, शिक्षण संस्थाएं, डेयरी आदि बाहर की ओर, नगर के बाहर की ओर सस्ती भूमि के कारण, उपलब्धता के कारण आकर्षित होता है। दूसरा होता है परिवहन की सुविधा। नगर के भीतरी भाग में अधिक भीड़ भाड़ के कारण वहां तक भारी वाहन नहीं पहुंच पाता और इसके परिणाम स्वरूप नगर के बाहरी भागों में बड़े बड़े प्रतिष्ठान, जहां पर रेलवे एवं सड़क मार्ग आसानी के साथ पहुंच सके, स्वतः स्थापित हो जाता है। तीसरा देखेंगे आकर्षण स्थलों की उपलब्धि, साइट्स की अवेलेबिलिटी।
नगर की बाह्य पेटी में कुशिष्ट भागों में आकर्षक स्थल साइट्स उपलब्ध होते हैं जो जनसंख्या नगर के जनसंख्या और वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों को आकर्षित करता है, और इसलिए ये जो आकर्षक स्थल जो बाहर की ओर स्थित होता है वो नगर उधर शिफ्ट होने लगता है। चौथा देखेंगे स्वच्छ और शांत पर्यावरण। नगर के बाहरी क्षेत्र में पर्यावरण अधिक स्वच्छ और शांतिपूर्ण रहता है, और नगर के भीतरी भाग जो भीड़ भाड़ जो रहता है, शोर शराबा से जिनको पसंद नहीं है वो दूर नगर से बाहर दूर दूर चौड़ी सड़कें और दूर दूर के मकान में जो बगीचे और गार्डन रहता है वहाँ बसना पसंद करते हैं। पांचवा देखेंगे तो विधिक प्रतिबंधों की कमी। नगर के जो आउटर जो एरिया होता है, यह इस क्षेत्र में आपको बाह्य क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र की तुलना में विधिक या निषेधात्मक या नियमनात्मक कानून अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं, तो इसलिए आसानी के साथ वहाँ लोग जाकर के भवन और विभिन्न प्रकार की भूमि के उपयोग करने में आसानी के साथ कर लेते हैं। तो ये आपके बाह्य वाला हो गया, केंद्रीय शक्तियाँ हो गई। अब दूसरी शक्तियाँ नगर का जो काम करता है वो है, अब केंद्रीय शक्तियों पे करते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसमें अब केंद्रीय शक्तियाँ नगर के विकास की वह शक्ति है जो विविध कार्यों को नगर के केंद्रीय भाग की ओर आकर्षित करता है, जिससे नगर का केंद्रीय भाग गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसको हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। उसमें स्थल का आकर्षण, साइट अट्रैक्शन, दूसरा कह सकते हैं कार्यात्मक सुविधा, फंक्शनल कन्वीनियंस, और तीसरा कार्यात्मक चुंबकत्व, फंक्शनल मैग्नेटिज्म, और चौथा कहेंगे कार्यात्मक प्रतिष्ठा, फंक्शनल प्रेस्टीज, और अंत में कह सकते हैं मानव समीकरण मतलब ह्यूमन इक्वेशन। पहला हम देखते हैं स्थल का आकर्षण। अभी केंद्रीय शक्ति का पहला जो बल होता है स्थल का आकर्षण कहलाता है, अट्रैक्शन ऑफ साइट्स कहलाएगा। नगर की केंद्रीय स्थिति का व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व होता है, और भूमि के मूल्य, भवनों के किराए और करों के चाहे जितनी भी वृद्धि हो जाए, कुछ विशिष्ट कार्य अपनी स्थिति नगर के केंद्रीय भाग में बनाए रखना चाहता है। नगर का हृदय के रूप में विकसित व्यापारिक क्षेत्र जिसको हम सीबीडी कहते हैं का विकास यही होता है। इन्हीं सीबीडी के वर्चस्व के कारण सामान्यतः नगर कायम रहता है। तो केंद्रीय भाग का जो प्रारंभ जो स्थल होता है वो जो उद्गम होता है वो नगर अपने आप को सीबीडी के कारण नगर है अपने को बनाए रखता है। अगला होता है नगर के केंद्रीय भाग में दूसरा सुविधा होता है वो कार्यात्मक सुविधा होता है, फंक्शनल कन्वीनियंस। बहुत से कार्यों को अन्य भागों की अपेक्षा केंद्रीय भाग में अधिक सुविधाजनक रूप से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण से वो उसी भाग में केंद्रित होता है। अन्य संबंधित कार्यों को समीप आकर्षित, जो कि अन्य कार्यों को आकर्षित करता है। अलग अलग प्रखंडों में समान प्रकार के कार्यों का विकास होने लगता है, जिससे नगर बना रहता है। नगर के जिस भाग में कपड़े, जैसे उदाहरण के लिए देखें, नगर जिस भाग में कपड़े की दुकानें केंद्रित होती हैं वहाँ कपड़े से संबंधित अन्य सुविधा उपलब्ध होने के कारण वो वहीं केंद्रित हो जाता है, और अन्य भागों की तुलना में वो ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अगला देखें, इसके केंद्रीय भाग का उपलब्ध है जो कार्यात्मक सुविधा को देखेंगे, प्रकृति से 3 भाग में रह सकते हैं। स्थानीय सुविधा होता है, प्रादेशिक सुविधा होता है, अंतर प्रादेशिक सुविधा होता है। स्थानिक सुविधा मतलब नगर या महानगर की सुविधा होता है, प्रादेशिक सुविधा मतलब आसपास के जो ऑमलैंड होता है उसकी सुविधा कहलाएंगे, और अंतर प्रादेशिक सुविधा कहलाएंगे उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो नगर को किस प्रकार से उसको बल प्रदान करता है, इसको कर लेंगे। तीसरा देखते हैं कार्यात्मक चुंबकत्व, फंक्शनल मैग्नेटिज्म। तो इसमें नगर के केंद्रीय भाग में कार्यों का आकर्षण करने की अपूर्व क्षमता होती है, जिससे अनन्य जो कार्यात्मक इकाइयों का संकेंद्रण इस भाग में होता है। यह कार्यात्मक चुंबकत्व की प्रवृत्ति 2 प्रकार के उत्पन्न होता है। एक केंद्रीय भाग में स्थित एक कार्य अन्य कारकों के आकर्षण शक्ति के रूप में चुंबकत्व का कार्यात्मक विविधता उत्पन्न करता है। दूसरा होता है केंद्रीय भाग के विभिन्न प्रखंडों में समान कार्यों वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। जैसे कि बताए हैं, एक समान उद्योग जो होता है उसी से संबंधित अन्य उद्योग अलग अलग प्रखंडों में विकसित हो जाता है, जो कि इसको एक चुंबकत्व प्रदान करता है।
चौथा देखेंगे कार्यात्मक प्रतिष्ठा। नगर के केंद्रीय भाग में प्रायः कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं और वे अपनी कार्यात्मक प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, कार्यशील रहते हैं। किसी स्थान पर एक व्यवसाय का जब विकसित हो जाता है, वो प्रतिष्ठित हो जाता है और उसकी एक शाख विकसित हो जाती है, और यदि उसको अन्य स्थानों पर उस विशिष्ट उद्योग को स्थापित किया जाए तो उसमें स्थापित करने में उसकी जो लागत है बढ़ जाएगी और उसकी प्रतिष्ठा अलग से बनानी पड़ेगी। इसलिए ये कार्यात्मक प्रतिष्ठा नगर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला हम देखेंगे मानव समीकरण। मानव समीकरण नगर के अपकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों शक्तियों के रूप में कार्यशील होता है, जहां एक और केंद्रीय भाग भीड़ भाड़, शोर शराबा और प्रकाश तथा शुद्ध वायु के अभाव में धनिक वर्ग केंद्रीय भाग से स्थानांतरित होकर बाहर की ओर बसने लगता है। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग हैं, इनकी केंद्रीय स्थिति परिवहन, आर्थिक सुविधाओं, आने जाने में समय की बचत और अन्य सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण केंद्रीय भाग को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत से लोग, विशेष रूप से यहाँ काम करने वाले वर्ग के लोग, स्वतः इधर केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अपकेंद्री नगर के विकास में अपकेंद्री तथा अभिकेंद्री शक्तियाँ संतुलन बनाए रखता है और इसमें कह सकते हैं नगरीय विस्तार तथा कार्यात्मक स्थानीकरण में अपकेंद्री तथा अपकेंद्री शक्तियाँ प्रायः एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्यशील होते हुए भी एक दूसरे को आकर्षित करता है और नगर के विकास में सहायक होता है। अपकेंद्री शक्तियाँ कार्यों को केंद्रीय भाग से बाह्य परिधि की ओर स्थानांतरित करने के प्रयत्नशील होता है, जिससे नगर का पारिधिक या अम्बलैंड अर्बन फ्रिंगलैंड जो होता है उसको विस्तार होता है। इसके विपरीत अभिकेंद्री शक्तियाँ जो होता है केंद्रीय भाग को आकर्षित करता है, जिससे नगर का महत्व सदैव बना रहता है। इस प्रकार से नगर का केंद्रीय भाग जो होता है और जो दोनों शक्तियां समान रूप से कार्यशील होते रहते हैं और नगर का निरंतर विस्तार होते रहता है, और इस तरह से नगर की विकास की सतत प्रक्रिया चलते रहती है। ये हुआ आपका नगर के विकास में अपकेंद्री एवं अपकेंद्री शक्तियों का योगदान। थैंक यू।